देखिए, रात के 11 बज रहे हैं। हाँ। एक सड़क है जो जो लगभग पूरी तरह से खाली है। हाँ। और स्ट्रीट लाइट की उस पीली सी रोशनी में एक लड़की अकेली चल रही है। अचानक उसके कदम थोड़े तेज हो जाते हैं। बिल्कुल, वो घबरा रही है। हाँ, और उसने अपना फोन हाथ में इतनी कसकर पकड़ा हुआ है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ने लगी हैं। दिल की धड़कन एकदम तेज है। उसे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई उसकी ठीक पीछे चल रहा है। वो मुड़कर देखना चाहती है, लेकिन वो डरती है कि कहीं उसका शक सच ना हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि पीछे कोई है ही नहीं। सही कहा, कोई नहीं है। सड़क पूरी तरह से सुनसान है। सिर्फ हवा की आवाज है और दूर भौंकते किसी कुत्ते की आवाज। हाँ। फिर भी वो खौफ में है। उसका दिमाग हर छोटी आहट को एक खतरे के रूप में प्रोसेस कर रहा है और उसका पूरा शरीर उस डर को एक वास्तविक हमले की तरह महसूस कर रहा है। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की ये चर्चा शुरू होती है। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में जहां हम कई समाजशास्त्रीय लेखों, कुछ व्यक्तिगत संस्मरणों और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के एक पूरे स्टैक को खंगाल रहे हैं, हम इसी कड़वे सच का सामना कर रहे हैं। हाँ, वो सच जो अक्सर छिपा रहता है। एकदम। वो डर बाहर उस सड़क पर नहीं है, वो डर एक अदृश्य साये की तरह उसके अंदर बसा हुआ है। सही कहा आपने। तो आज हमारा मिशन इसी बात की तह तक जाना है कि आखिर ये खौफ पैदा कहां से होता है। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हम बराबरी और सशक्तिकरण की इतनी बातें करते हैं, उस बराबरी का असल मतलब क्या है? और सबसे अहम बात, इस पूरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यवस्था को समझने के बाद बदलाव की असली चाबी किसके पास है? देखिए, ये वाकई बहुत ही भारी और जरूरी विषय है। हाँ, बिल्कुल। जिन संस्मरणों और आलेखों का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ क्राइम रेट या आंकड़ों की बात नहीं करते। नहीं, वो उससे कहीं आगे की बात है। बिल्कुल, वह उस मनोवैज्ञानिक कीमत की बात करते हैं जो आधी आबादी हर रोज चुका रही है, हर एक दिन। हाँ, ये महज एक लड़की की कहानी नहीं है, ये एक सामूहिक अनुभव है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो जो रात के 11 बजे वाली तस्वीर है ना, उसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक अजीब सी उपमा आई। अच्छा, क्या? मुझे लगा कि ये डर बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नए कंप्यूटर या स्मार्टफोन में कोई वायरस डिफॉल्ट रूप से डाल दिया गया हो। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब ये वायरस बाद में इंटरनेट से या किसी पेन ड्राइव से नहीं आया। हाँ। जब वो मशीन फैक्ट्री में बन रही थी तभी उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे गहराई से इंस्टॉल कर दिया गया था। बिल्कुल, एकदम जड़ में। तो सवाल ये उठता है कि ये इंस्टॉलेशन आखिर शुरू कहां से होता है? एक इंसान के दिमाग में खतरे का ये सायरन इतनी कम उम्र में कैसे फिट कर दिया जाता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है हमारे बचपन की कंडीशनिंग। यह डिफॉल्ट वायरस वाली उपमा इसलिए काम करती है क्योंकि जिन अध्ययनों को हम देख रहे हैं वे स्पष्ट करते हैं कि यह इंस्टॉलेशन बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन से? हाँ, और ये कोई एक बड़ी घटना नहीं होती, ये रोजमर्रा के छोटे छोटे संवादों का एक पहाड़ होता है। मतलब रोज की वो छोटी छोटी बातें? बिल्कुल, बचपन से ही लड़कियों को जो हिदायतें दी जाती हैं, ज्यादा जोर से मत हंसो, बैठने का तरीका ठीक करो, लड़की हो थोड़ा ध्यान से रहो। हाँ, हम तो इसे सिर्फ मैनर्स या संस्कार समझते हैं। वही तो, हम अक्सर सोचते हैं कि ये शिष्टाचार या सुरक्षा की बातें हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दरअसल उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से यानी हर तरीके से कम जगह घेरना सिखाया जा रहा है। बाप रे! मतलब उन्हें बताया जा रहा है कि ये दुनिया डिफॉल्ट रूप से उनके लिए एक खतरनाक जगह है। बिल्कुल, इसी कंडीशनिंग के जरिए उन्हें ये समझाया जा रहा है कि बाहरी दुनिया एक हॉस्टाइल टेरिटरी है, एक दुश्मन का इलाका। हाँ, और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके खुद के व्यवहार पर निर्भर करती है। वाकई। अगर हम आपकी वो कंप्यूटर वाली उपमा को ही आगे बढ़ाएं तो ये ऐसा है जैसे एक महिला के दिमाग में हमेशा एक बैकग्राउंड एंटीवायरस स्कैन चलता रहता है। ओह, ये बहुत ही गहरी बात है ना? जब एक आदमी सड़क पर चलता है तो उसका दिमाग अपने करियर, अपने शौक या अपनी मंजिलों के बारे में सोच सकता है। वहाँ वो आराम से गाने सुनते हुए जा सकता है। बिल्कुल, वो अपनी 100% प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक महिला को उसे अपनी मानसिक ऊर्जा का 30 या 40% हिस्सा हमेशा उस थ्रेट असेसमेंट या खतरे के आकलन में लगाना पड़ता है। मतलब कपड़े ठीक हैं, पीछे कौन है? हाँ, कैब वाले का रूट क्या है,
कहीं वो गलत तो नहीं जा रहा। उफ, ये मानसिक थकावट ही उस वायरस का सबसे बड़ा लक्षण है। ये बैकग्राउंड प्रोसेस वाली बात वाकई आंखें खोलने वाली है, क्योंकि हम अक्सर इस अदृश्य मानसिक बोझ को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। और दूसरी तरफ उसी घर में, उसी छत के नीचे लड़कों को इस बैकग्राउंड ऐप के बिना जीना सिखाया जाता है। सही कहा। उन्हें दुनिया को अपना खेल का मैदान समझने की आजादी दी जाती है। लड़कों को सिखाया जाता है कि दुनिया उनके लिए बनी है और उन्हें इसे जीतना है। हाँ, जबकि लड़कियों को सिखाया जाता है कि उन्हें इस दुनिया से बचकर कैसे निकलना है। बचकर निकलना है, बाप रे। यहीं से उस बुनियादी भेदभाव की नींव पड़ती है जो बाद में एक विशाल खाई बन जाता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। हाँ, चलिए आज के यथार्थ पर आते हैं। हाँ। मैं समझता हूँ कि बचपन की कंडीशनिंग बहुत बहुत गहरी होती है, लेकिन आज की सच्चाई ये भी तो है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आज जिन लेखों को हम आधार बना रहे हैं उनमें एक ऐसी ही लड़की की कहानी है। उसने अपने परिवार से बगावत की। हाँ, वो केस स्टडी। जब उससे कहा गया कि लड़की हो, इतना पढ़ लिया, आप शादी कर लो, तो उसने साफ इनकार कर दिया। सही किया। उसने कड़ी मेहनत की, एक बेहतरीन कॉर्पोरेट नौकरी हासिल की और आज वो आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। हाँ, वो काफी सफल है। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये आर्थिक आजादी एक कवच का काम नहीं पड़ती? मतलब अगर एक महिला महीने के लाखों रुपए कमा रही है, एक सुरक्षित और पॉश सोसाइटी में रहती है, अपनी प्राइवेट कैब या गाड़ी से सफर करती है, तो क्या उसने अपने लिए उस 11 बजे वाले डर से आजादी नहीं खरीद ली है? ये एक बहुत ही, क्या हम इस वित्तीय स्वतंत्रता को असली सशक्तिकरण नहीं मान सकते? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और अक्सर समाज में यही तर्क दिया भी जाता है। हाँ, लोग यही कहते हैं। लेकिन इन संस्मरणों का जो सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है वो इसी भ्रम को तोड़ता है। भ्रम को? हाँ, आर्थिक आजादी ने उस महिला को एक बड़ा, ज्यादा आरामदायक और ज्यादा सुरक्षित पिंजरा जरूर दे दिया है। पिंजरा? जी हाँ, एक पिंजरा। उसने उस व्यवस्था को नहीं बदला है जो उस पिंजरे के बाहर खड़ी है। ओह, मतलब आप कह रहे हैं कि पैसा सिर्फ सुरक्षा के साधन बदलता है, उस खतरे को नहीं। बिल्कुल सही पकड़े आप। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक विसंगति के नजरिए से देखिए। अच्छा। वह महिला दिन के 3 बजे एक बोर्ड रूम में बैठकर 50 आदमियों को निर्देश दे सकती है। हाँ, वहां तो वो बॉस है, वहां वह एक लीडर है। लेकिन रात के 11 बजे जब वह अपने ऑफिस की बेसमेंट पार्किंग में अपनी ही कार की तरफ बढ़ रही होती है, तो क्या होता है? तो उसका वो सीईओ वाला पद उसे उस आदिम डर से नहीं बचा पाता। वो फिर से अपनी चाबियों को मुट्ठी में एक हथियार की तरह जकड़ लेती है, जैसे वो बचपन में करती थी। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से किसी बात को ना कहना चाहे या रात में बेखौफ टहलना चाहे, तो समाज उसे जज करने के लिए तैयार बैठा है। तो ये जो कॉर्पोरेट सफलता या कागजी बराबरी है, ये उस गहरे जमीनी डर को मिटा नहीं पा रही है? नहीं मिटा पा रही है, क्योंकि सिस्टम आज भी उसी पुरानी धुरी पर घूम रहा है। बिल्कुल। हमने तकनीक बदल ली, स्मार्टफोन आ गए, महिलाओं के बैंक अकाउंट भर गए, लेकिन मानसिकता वहीं की वहीं है। हाँ, जब उसी कामयाब महिला के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो समाज का पहला सवाल क्या होता है? समाज का पहला सवाल वही पुराना होता है, वो इतनी रात को बाहर कर क्या रही थी? बिल्कुल। या फिर उसने कपड़े कैसे पहने थे? ठीक, यही बात है। तुरंत विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। पीड़ित को ही उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये तो बहुत ही शर्मनाक है ना? उस महिला के चरित्र का, उसके समय का, उसकी आजादी का, हर चीज का पोस्टमार्टम होने लगता है। और अपराधी का क्या? वही तो विडंबना है इस पूरे शोरगुल में। जिसने असल में अपराध किया है, जो असली अपराधी है, वो विमर्श से लगभग गायब हो जाता है। कोई उससे सवाल ही नहीं पूछता। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बराबरी सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। वाकई। जब तक समाज पीड़ित से सवाल पूछना बंद करके अपराधी से सवाल पूछना शुरू नहीं करता, तब तक कोई भी सैलरी पैकेज या पद उस डर को खत्म नहीं कर सकता। ये विश्लेषण वाकई परेशान करने वाला है कि हम कैसे समस्याओं के मूल कारण से नजरें चुरा लेते हैं। हाँ, हम सच नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर बाहर की दुनिया इतनी ही हॉस्टाइल है, पूरी व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा विचार मेरे मन में आता है। बताइए। जो लोग इस व्यवस्था के शिकार हैं, हाँ, यानी महिलाएं, हाँ, उन्हें तो आपस में एक मजबूत गठजोड़ बना लेना चाहिए।
लेकिन जिन आरेखों का हम आज अध्ययन कर रहे हैं वो एक बहुत ही कड़वे और दर्दनाक सच को उजागर करते हैं। आप उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं खुद दूसरी महिलाओं के खिलाफ खड़ी नजर आती हैं। हाँ, मतलब ये बात पढ़ने में बहुत अजीब लगती है। बिल्कुल लगती है। जब दर्द एक जैसा है, जब हर महिला के दिमाग में वही थ्रेट असेसमेंट वाला वायरस दौड़ रहा है, तो फिर एक महिला दूसरी महिला को क्यों नहीं समझ पाती? ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक परत है। अक्सर देखा जाता है कि एक महिला के चरित्र पर सवाल उठाने वाली या उसे जज करने वाली दूसरी महिला ही होती है। ऐसा क्यों है कि वे एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे की सबसे बड़ी आलोचक बन जाती हैं? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसे समझने के लिए हमें पितृसत्ता या पैट्रियार्की के उस सूक्ष्म तंत्र को समझना होगा। अच्छा। जो सिर्फ पुरुषों द्वारा नहीं बल्कि नियमों द्वारा चलाया जाता है। इन समाजशास्त्रीय लेखों में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और वो है पुरुषों की स्वीकृति या समाज की मान्यता को एक सीमित मुद्रा के रूप में देखना। सीमित मुद्रा, थोड़ा इसे आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, सदियों से महिलाओं को ये सिखाया गया है कि समाज में उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी आदर्श या संस्कारी हैं। हाँ, वो गुड गर्ल सिंड्रोम। बिल्कुल। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ये आदर्श होने का तमगा बहुत सीमित लोगों को मिलता है। अच्छा, तो ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। हाँ, अब जब सुरक्षा और सम्मान एक सीमित संसाधन बन जाते हैं तो महिलाएं अनजाने में ही सही उस संसाधन को पाने के लिए आपस में प्रतियोगिता करने लगती हैं। मतलब खुद को एक अच्छी औरत साबित करने के लिए उन्हें किसी और को बुरी औरत साबित करना पड़ता है। बिल्कुल सही, यही वो मैकेनिज्म है। ये तो बहुत दुखद है ना? जब एक माँ अपनी बेटी को छोटे कपड़े पहनने या देर से घर आने पर डांटती है तो वो सिर्फ नफरत से ऐसा नहीं कर रही होती। तो फिर क्यों? वो एक डरी हुई माँ है। अच्छा। बिल्कुल, इसलिए वो अपनी बेटी को इस व्यवस्था के सांचे में ढालने की कोशिश करती है ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन इस प्रक्रिया में अनजाने में ही वो उसी दमनकारी व्यवस्था की एजेंट बन जाती है। ये तो बहुत ही भयानक चक्र है। मतलब सिस्टम ने बहुत ही चालाकी से उन लोगों को ही आपस में बांट दिया है जिन्हें मिलकर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए था। एकदम सही बात है। ये लड़की मॉडर्न है, वो लड़की संस्कारी है। ये वर्गीकरण करके समाज ने उन्हें एक दूसरे का प्रतियोगी बना दिया। और ये रातों रात नहीं हुआ है, ये सदियों की कंडीशनिंग का नतीजा है। पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हाँ, महिलाओं को बचपन से तुलना करना सिखाया जाता है। जब तक वे एक दूसरे को इन पैमानों पर मापती रहेंगी, जब तक वे एक दूसरे की पसंद, कपड़ों या जीवन शैली को जज करती रहेंगी, तब तक वे कभी भी एकजुट होकर उस मूल व्यवस्था को चुनौती नहीं दे पाएंगी जो असल में उन सभी का शोषण कर रही है। यानी सिस्टम की सबसे बड़ी जीत यही है कि शोषित वर्ग आपस में ही लड़ता रहे। बिल्कुल, डिवाइड एंड रूल। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे ये एक अंतहीन भूल भुलैया है। कभी कभी ऐसा ही लगता है। एक तरफ बाहर का डर, दूसरी तरफ अंदर का अलगाव। तो क्या इस पीढ़ीगत डर और भेदभाव का कोई अंत है? क्या इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी पूरी तरह से फॉर्मेट किया जा सकेगा, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि यही नियति है? नहीं, अगर हम सिर्फ निराशाजनक पहलुओं को देखेंगे तो तस्वीर अधूरी रहेगी। अच्छा, तो कुछ सकारात्मक भी है? बिल्कुल है। आज जिन लेखों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनका आखिरी हिस्सा एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत उम्मीद जगाता है। वो क्या है? बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव इसी दरार से होकर गुजर रहा है। किस तरह का बदलाव? क्या वो सीमित मुद्रा वाला जो भ्रम था वो टूट रहा है? बिल्कुल टूट रहा है। नई पीढ़ी की महिलाएं अब इस खेल के नियमों को समझ रही हैं। अरे वाह! वे इस बात को पहचान रही हैं कि समाज की वो तथाकथित स्वीकृति दरअसल एक धोखा है, एक जाल है। हाँ, आज कई महिलाएं इस अंधी दौड़ से खुद को बाहर निकाल रही हैं। वे एक दूसरे को जज करने के बजाय एक दूसरे का सहारा बन रही हैं। ये बहुत जरूरी है। जब एक महिला दूसरी महिला के हक में खड़ी होती है, जब वो उसकी ना का सम्मान करती है और उसे बिना शर्त समर्थन देती है, तो वो पितृसत्ता के उस डिवाइड एंड रूल वाले मॉडल को सीधे तौर पे नाकाम कर देती है। ये एकजुटता वाकई एक बहुत बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि जब आधी आबादी एक साथ खड़ी हो जाएगी और एक दूसरे को खारिज करना बंद कर देगी, तो दुनिया की कोई भी व्यवस्था उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये बदलाव सिर्फ महिलाओं के एकजुट होने तक सीमित नहीं रह सकता। ये तो सिर्फ आधी तस्वीर है। सही कहा।
बाकी के समाज का क्या? इस बदलाव की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? देखिए, अक्सर हम इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए, हाँ, या पुलिस को ज्यादा मुस्तैद होना चाहिए। या वर्कप्लेस की नीतियां बदलनी चाहिए। और ये सब जरूरी भी हैं। बिल्कुल। लेकिन असली बदलाव की शुरुआत यहां से नहीं होती। कानून सड़कों पर तो सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन दिमाग में बैठे उस डिफॉल्ट वायरस को उसे डिलीट नहीं कर सकते। मतलब क्रांति की शुरुआत संसद से नहीं, बल्कि हमारे घरों से होनी चाहिए। 100%। असली युद्ध का मैदान हमारा लिविंग रूम है, हमारी डाइनिंग टेबल है। वाकई। बदलाव वहां से शुरू होता है जब एक परिवार अपने बेटे को ये सिखाता है कि उसे अपनी बहन या किसी भी महिला के फैसलों का, उसके स्पेस का सम्मान कैसे करना है। हाँ, और घर के कामों को जेंडर के हिसाब से बांटना बंद करना होगा। तो जिम्मेदारी उस हर इंसान की है जो इस समाज का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोएं, तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि वो रात के 11 बजे वाला डर सिर्फ एक अंधेरी सड़क का डर नहीं है, बल्कि वो सदियों से दिमाग में भरा गया एक ऐसा कोड है जी, जो महिलाओं को हर पल चौकन्ना रहने पर मजबूर करता है। एकदम सही। दूसरी बात, सिर्फ बैंक बैलेंस या कॉर्पोरेट टाइटल मिल जाने से बराबरी नहीं आती, जब तक कि समाज का नजरिया और वो विक्टिम ब्लेमिंग वाली मानसिकता नहीं बदलती। हाँ, वो पिंजरा नहीं बदलता। बिल्कुल। और तीसरी सबसे अहम बात, इस चक्र को तोड़ने के लिए महिलाओं का आपस में एकजुट होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है समाज के हर व्यक्ति का अपनी जिम्मेदारी समझना। और शायद यही असली आजादी की परिभाषा भी है। हाँ, वो आजादी जो कागजों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस की जा सके। बिल्कुल सही। असली आजादी उस दिन होगी जब कोई लड़की रात के अंधेरे में किसी खाली सड़क पर चलते हुए उस अदृश्य खतरे के साये को महसूस न करे। बिल्कुल सही। जब उसे बार बार पीछे मुड़कर न देखना पड़े, जब उसका दिमाग उस थ्रेट असेसमेंट वाले बैकग्राउंड प्रोसेस से पूरी तरह आजाद हो, और वो खुलकर सांस ले सके। बिल्कुल। और वो अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ अपने सपनों को बुनने और उन्हें सच करने में लगा सके। वही वो दिन होगा जब हम वाकई कह सकेंगे कि हमने एक समाज के तौर पर उस डिफॉल्ट वायरस को हमेशा के लिए अनइंस्टॉल कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं जी। लेकिन जाने से पहले ये पूरी बातचीत एक बहुत ही गहरे और थोड़े असहज करने वाले विचार के साथ खत्म होती है। अक्सर हम समाज की, दुनिया की और